तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं हूं तुम्हारा प्यारा उत्कर्ष भैया, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा केमिस्ट्री का एकदम ब्रांड न्यू और सबसे पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो तुम लोगों के हाफ ईयरली अब आने वाले थे, और मैंने तुमको बोला भी था कि अब मैं कंटेंट डालना एक के बाद एक स्टार्ट करूंगा। तो आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर एकदम बिल्कुल वन शॉट रहेगा। सारी की सारी चीजें कवर्ड रहेंगी। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। और बहुत प्यार से एकदम नोट्स बनाए हैं यार, मतलब ठीक है। तो एक बार नोट्स देख के थोड़ा सा मतलब बता देना कि कोई कमी ना रह गई हो, क्योंकि धीरे धीरे ही इंप्रूव कर पाते हैं लोग यार। तो अभी स्टार्ट हुआ ही है यूट्यूब वाला जर्नी पूरा। और स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बाय योर ओनली उत्कर्ष भैया। पहली चीज कि इस पूरी पीडीएफ के अंदर तुम्हारा डिटेल्ड कवरेज होगा एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग लगा पाओगे इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद। उसके बाद देखो, केमिकल रिएक्शन को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। और वो इस लेक्चर के बाद बहुत आराम से हो जाएगा। राइट, डोंट सर्च फॉर रैंडम मटेरियल्स ऑनलाइन, इंस्टेड स्टिक टू दिस वन एंड थैंक अस लेटर। ये बात तुमको मैं नहीं, तुम खुद बोलोगे जब पूरा का पूरा वन शॉट देख लोगे। उसके बाद तुम लोग दुनिया भर के इधर से उधर देखते रहते हो, कभी ये वन शॉट कभी वो वन शॉट, दुनिया भर के वन शॉट, लेकिन इस एक को देखो और फिर बाकियों से कंपेयर करके इस कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि भैया तुम्हारे में ये कमी थी और भैया तुम्हारे में ये चीज अच्छी थी। ठीक है, ये बस मेरे को एक चीज चाहिए तुम लोगों से। राइट, तो इसी के साथ शुरू होता है पराक्रम का। तुमको लोगो दिख रहा होगा यार, मैं एक स्टार्टअप अपना एडटेक करना चाहता था, तो उसी के लिए मैंने ये नोट्स बनवाए थे। हो सकता है कि आगे चल के कंटिन्यू करूं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात ये है कि ये लोगो इसमें है क्योंकि मैंने उसी टाइम पे ये पूरी पीडीएफ बनवाई थी, और अभी भी वीडियो मतलब कंटेंट बन रहा है यार। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भैया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed which involve chemical changes। यानी कि chemical reactions वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे नए सब्सटेंस जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है, और की और हमारे जो केमिकल चेंजेस, तुम्हें पता है कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक अपना होता है फिजिकल चेंज और एक अपना होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारा केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, it involves formation of new chemical bonds and breaking of older bonds। यानी कि क्या मतलब कि कोई भी अगर तुम्हारा सब्सटेंस है तो उसके अंदर कुछ पुराने बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। During a chemical reaction, atom of one element do not interchange with those of others। देखो, इंटरचेंज नहीं होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ लो, जैसे कि एग्जांपल समझो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो मैं मतलब इतना बेसिक एक आइडिया होगा कि हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, वाटर को H2O कहते हैं। तो देखो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये रिएक्टेंट क्या लिखा है, प्रोडक्ट क्या लिखा है, कुछ चीजें इस तरफ लेफ्ट साइड क्यों लिखी हैं, कुछ चीजें इस तरफ राइट साइड क्यों लिखी हैं, भैया ये बीच में एरो कहाँ से आ गया। सब चीजें यार मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन है, रुक जाओ, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो, एक एक करके सारी चीजें खुलती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट आर रिएक्टेंट्स। अभी ऊपर बोला था कि रिएक्टेंट्स क्या होता है। देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। यानी कि वो सारी चीजें जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। दूसरी चीज, केमिकल के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिखे जाएंगे। राइट, व्हाट आर प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यानी कि जब अपनी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई तो उसके बाद जो हमको नई चीजें मिली है ना, जो नए प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। राइट, और इसको अगर अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है तो प्रोडक्ट्स को अपना राइट हैंड साइड लिखा जाता है। जैसे कि देखो, इस वाली रिएक्शन के अंदर अपने रिएक्टेंट सारे लेफ्ट साइड है और प्रोडक्ट्स अपने सारे राइट साइड है। राइट, एरो के लेफ्ट और एरो के राइट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। हमारा जो पेट के अंदर खाना पूरा डाइजेस्ट होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर तुमने देखा होगा जंग लग जाती है ना, तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये सारी चीजें क्या है,
ये सारी चीजें हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, वही मैंने लिखा है इधर 2 मार्क। तो देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो हमको कैसे पता चलेगा? तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस निकल रही होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है आगे आएगा बताऊंगा। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे एक तरह से तुम समझो कि कोई चीज है जो नीचे सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। चेंज इन कलर, भाई कलर चेंज हो जाएगा। फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कि हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उसी बीकर का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी लग गई उस बीकर में, ठीक है, एकदम से। चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि कोई चीज पहले सॉलिड स्टेट में थी, फिर वापस वो क्या हो गई, मान लो लिक्विड स्टेट में चली गई या वेपर स्टेट में चली गई। अब सॉलिड से लिक्विड में भी जाती है, सॉलिड से वेपर में भी जाती है डायरेक्ट, दोनों चीजों के अलग अलग नाम है, आगे आएगा डिस्कस करता हूं। अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई गैस अपनी बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सब्सटेंस दैट रिएक्ट एंड इवॉल्व गैसेस विद सम प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि देखो, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो H2 अपनी निकली है, H2 जो अपनी निकली है, ये क्या है असल में? ये है अपना एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। Mg का देखो HCl के साथ, तो Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2, यहां पे भी अपना H2 जो है बाहर निकला, तो क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर देखो, ये अपना KMnO4 और C6H8O7, इसके साथ रिएक्शन हुई, क्या बना? HMnO4 और C6H5K3O7। अब तुम्हारा ये एक होमवर्क है कि तुम इस रिएक्शन में ये पता करोगे कि कलर कौन सा था पहले और कौन सा चेंज हुआ। इस रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है, ये बात पक्की है, ठीक है। ऐसे ही सेम नीचे वाला एक, ये मैं क्यों दे रहा हूं? ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट इस एक्सरसाइज के थ्रू तुमको कुछ कुछ जो अपने कंपाउंड्स हैं उनके कलर याद हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ इसलिए है। ठीक, SO2 K2Cr2O7 H2SO4 के साथ मिलके क्या बनाएगा? K2SO4 Cr2SO4 होल ट्राइस प्लस 3 H2O, राइट। चलो, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर कब कब होगा? जैसे लेड नाइट्रेट अपना जो है 2Ki के साथ मिलके PbI2 बनाएगा और 2KNO3 बनाएगा। इस रिएक्शन के अंदर अपना जो है टेम्परेचर का क्या आएगा? चेंज आएगा, डेल्टा टी। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी? भैया एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, आगे चलते रहो, सब पता चलता रहेगा। इस एक वीडियो के अंदर तुमको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगर मास्टर नहीं बना दिया ना अगर, तो यार भैया का नाम बदल देना, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमको ऊपर एक चीज बोली थी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, वही आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब टॉपिक नंबर 5 है अपना, कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। So precipitate is a solid substance which separate out from the solution during a chemical reaction, usually seen under the test tube of the bottom part। बोला था ना कि टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ वो है जो जमा हो जाता है, डिपोजिशन, इट्स काइंड ऑफ अ डिपोजिशन, राइट। सो यूजुअली सीन अंडर द टेस्ट ट्यूब एट बॉटम पार्ट, हो गया। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। कैसे बन सकता है? कोई सब्सटेंस है अपना, एक्वस सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर तुमने कोई गैस पास करी, तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी जो है वहां पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल में लेड नाइट्रेट का 2Ki के साथ PbI2 और KNO3, तो PbI2 KNO3 बना, यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, क्या बना? BaSO4, क्या है अपना BaSO4? एक तरह का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर देन स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बना, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ हीट मतलब हीट तुम्हारी बाहर निकल रही है, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। समझ रहे हो? यानी कि अगर तुम्हारी हीट बाहर निकल रही है किसी भी रिएक्शन से, तो वो रिएक्शन होती है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वहीं अगर तुमको हीट देनी पड़ रही है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो हमने हीट दी, हीट एंडो। एंडो मतलब कि नाम में देखो आ रहा है एंडो, एंडो मतलब इन की तरह ये इशारा कर रहा है, इसका मतलब हीट हमको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ जाएगी, ठीक है। और एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, ऐसे तुम याद रख सकते हो एक्सो। तो एक्सो का मतलब है एग्जिट, और एग्जिट मतलब कि अपनी जो हीट है वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, ये इस टाइप का दे रखा है, देखो कि हमने थोड़ा सा क्विक लाइम लिया है, ठीक है, हार्ड ग्लास के बीकर में, और इसमें पानी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर तुम इस बीकर को टच करोगे तो पता चलेगा कि ये जो बीकर है ना, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। रिएक्शन मतलब क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है यार, सिंपल, कि अगर हम ये वाली रिएक्शन करते हैं, CaO में अगर हम H2O यानी कि वाटर मिलाते हैं, तो अपना स्लेक्ड लाइम बनता है। और ये एक तरह की अपने लिए क्या है, दिस इज अवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इसी वजह से जो अपना बीकर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है बता दिया है पहले ही, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कि द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि इनको हीट की जरूरत होती है, तो ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला एग्जाम्पल देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अमोनियम क्लोराइड मिलाया, बेरियम क्लोराइड बना, NH3 अमोनिया बना और पानी बना। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको इसको हीट देनी पड़ेगी, इसी वजह से इसका नाम क्या बना है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। फिर अगला एक पॉइंट था, देखो यहाँ पे, चेंज इन स्टेट, ठीक है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट, कलर भी देख लिया, टेम्परेचर भी देख लिया, लास्ट पॉइंट क्या बचा है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज देखो, अगर तुमने जो मोमबत्ती होती है उसको अगर तुमने जलाया, तो पहले वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स, द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। एग्जांपल समझो, देखो सिंपल क्या है, इसको छोड़ो, मैं समझाता हूँ। यार तुमने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती में एक मतलब कटोरी में रखी और नीचे से आग लगा दी, तो जो वो मोम है वो सॉलिड स्टेट से क्या लिक्विड स्टेट में बन रहा है? हाँ, तो सॉलिड स्टेट चेंज हो रही है अपनी लिक्विड स्टेट में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझो, तुमने देखा होगा कि अपन लोग क्या करते हैं, समझो, तुम्हारे पास चौक है, चौक, चौक अभी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन उसी चौक को अगर तुमने पानी में मिला दिया तो वो चौक गीली हो जाती है। इसका मतलब वो चौक एक तरह से लिक्विड फॉर्म में चली गई, राइट। कैम्फर का तुम एग्जांपल लो, कैम्फर, कैम्फर अपना डायरेक्ट सॉलिड से लेके, मतलब तुमने अगरबत्ती देखी होगी, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के टाइम पे अगरबत्ती जलाते हैं, क्या तुमको दिखता है कि वो अगरबत्ती पहले सॉलिड से लिक्विड बनी फिर लिक्विड से गैस बनी? नहीं, वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनती है, गैस बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज समझ में आई स्टेट वगैरह के बारे में, ये बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत जो ज्ञान था वो था। अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विद द न्यू टॉपिक, नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, इट इज केमिकल इक्वेशन। अब भैया केमिकल इक्वेशंस क्या होती है उसके बारे में और थोड़ा बता दोगे अगर, तो बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल होगी भाई, क्यों नहीं होगी मेहरबानी। देखो, अ केमिकल रिएक्शन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बोला था ना लेफ्ट हैंड साइड आएगी, एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, केमिकल रिएक्शन वो चीज है जहां पे तुमने सारे रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे पटक दिया, सारे प्रोडक्ट को राइट साइड पे पटक दिया। इसी के साथ तुम सिंबल्स का यूज करोगे, फॉर्मूलेस का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देखो, रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl, यानी कि जिंक अपना देखो सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 अपना एक्वस स्टेट में है, इसी के साथ क्या बनेगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये एक तरह का एग्जांपल है किस चीज का, केमिकल इक्वेशन का। अब बात आती है एक और भयंकर टॉपिक की, ठीक है। भयंकर टॉपिक क्यों बोला, भयंकर टॉपिक इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारे सवाल आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज, अगर तुम्हारी इस टॉपिक में मास्टरी नहीं हुई ना भाई, तो तुम्हारे आगे के आने वाले जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी कि जब तक तुम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तो तुमको स्टोइकियोमेट्री में दिक्कत आएगी, तुमको मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, तुमको रिडॉक्स रिएक्शन में दिक्कत आएगी। यानी कि यहां से तुम्हारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पता है ना कि जो अपनी केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन, देखो केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अपना ये फिजिकल वाला पूरा पोर्शन बेकार हो जाएगा अगर तुमको ये चीज नहीं आती है, लेकिन आ जाएगी आराम से, ठीक है, सीखोगे तो क्यों नहीं आएगी। देखो, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है सेम नंबर ऑफ एटम्स, ये चीज याद रखने की है।
कि हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम रहेंगे, एलएचएस में और आरएचएस में, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारे सेम टू सेम एटम्स रहेंगे of reactant and products of for each element involved in the reaction, right? This is a condition that the equation must meet in order to be consistent with the law of conservation of mass and constant proportions. An unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of one or more element involved in the chemical reaction. क्या बोल रहा है कि भाई देखो, अगर वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन जो है तुम्हारी वो बैलेंस्ड है, तो फिर तो सारे जो सारे एटम्स है वो सब बराबर होंगे, एलएचएस में आरएचएस में रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में सब में बराबर रहेगा। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है तो हो सकता है किसी एक का या एक से ज्यादा का जो है अपना नंबर ऑफ एटम्स जो है वो वेरी कर जाए। हो सकता है एलएचएस में 3 हो, आरएचएस में 2 हो, एलएचएस में 3 हो, आरएचएस में 4 हो। बस यही है, सिंपल। एग्जाम्पल से समझो, साफ समझ में आएगा। अनबैलेंस्ड का भी एग्जाम्पल लिखा है और बैलेंस्ड का भी एग्जाम्पल लिखा है, राइट? देखो, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। पता कैसे चला कि अनबैलेंस इक्वेशन है? देखो, तुम्हारा Al यहाँ पे कितना है? एल्यूमिनियम एक है भैया, यहाँ पे भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, एंड वन इज नॉट इक्वल टू टू, इतना तो हमें भी पता है, सही है। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का केस क्या है कि क्लोरीन यहाँ पे एक है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है। अगेन भैया, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, इतना तो हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदल दूं, अब देखो, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी दो एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे 6 × H यानी कि 6 हाइड्रोजन, और देखो यहाँ पे 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आगे सिखाऊंगा, ठीक है। 3 × 2 यानी कि 6, तो 6 = 6, ये LHS में और ये अपना RHS में, यानी कि जो अपना हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है। अच्छा, अब देखो 6 × Cl यानी कि 6 क्लोरीन है, और इधर देखो 2 × 3, तो इधर भी 6 क्लोरीन है, यानी LHS = RHS। यानी कि क्या ये पूरी इक्वेशन, पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी बैलेंस हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। देखो ये नीचे इसने यही सेम चीज बताई है, एल्यूमिनियम के इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, क्लोरीन के देखो इधर 6 हैं, इधर 6 हैं, हाइड्रोजन के देखो इधर 6 हैं, इधर 6 हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब एक बात समझो, ये मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे है? देखो, हाइड्रोजन का 2 × 2 यानी कि टोटल 4। अच्छा, इस तरफ 2 × 2 यानी कि टोटल 4, तो हाइड्रोजन तो अपना 4 = 4 हो गया। दूसरा ऑक्सीजन देखो, इधर 2 और इधर 2 × इधर 1 लिखा है, तो 2 × 1 2, यानी कि LHS में भी 2 और RHS में भी 2। इसका मतलब अपना ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और दो ही एलिमेंट है यार, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों बैलेंस्ड हो गए, तो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी का अगर मैं अनबैलेंस वाला पार्ट देखूंगा तो देखो, हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भाई ने कोई दिक्कत नहीं करी। लेकिन ऑक्सीजन भाई बोल रहे हैं भाई मैं इधर 2 हूं और इधर 1 ही हूं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। इसी वजह से ये इक्वेशन अपनी बनी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो, बात आती है कि भैया आप ये तो बता रहे हो कि यार बैलेंस्ड क्या है अनबैलेंस्ड क्या है, ये हम समझ गए, सही बात है। लेकिन ये बैलेंस्ड होगी कैसे? सवाल तो ये है कि बैलेंस होगी कैसे। सबसे पहली चीज, कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि हमें केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते टाइम याद रखने हैं। क्या पहला रूल है? वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड टू बैलेंस द इक्वेशन। ऐसा ना हो कि भैया तुम AlCl3 का फॉर्मूला है, उस AlCl3 के फॉर्मूला को तुमने AlCl4 कर दिया, तो हमने देखा कि भैया एल्यूमिनियम इधर भी है, इधर भी एक एक है, क्लोरीन इधर 3 है, इधर 4 है, तो तुमने कही कि एक काम करता हूँ, इस LHS वाले में इस 3 को हटा के 4 कर देता हूँ, लो भैया हो गई बैलेंस। ऐसा नहीं होगा, सुन लो साफ सीधी बात। इक्वेशन के अंदर अगर किसी ने फॉर्मूला चेंज कर दिया, फिर देखो बेटा, अगला, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई अ सिंबल और अ फॉर्मूला लाइक फिगर्स विद 1 2 3। तो क्या कर सकते हैं भैया? आपने बोला कि फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि जो AlCl3 है, उस AlCl3 के आगे 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो। जैसे कि देखो आगे इधर लगा है ना, अपन लोगों ने इधर क्या किया? 2 × H2 यानी 2 को मल्टीप्लाई किया है H2 में। ऐसा नहीं किया कि इस H के अंदर नीचे 4 लगा दिया, ये अलग चीज है, ये तो करना ही नहीं है भाई, ये तो बेवकूफी हो गई एकदम, ठीक है। मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। It will be good to note here that element which exist as diatomic molecules are O2, N2, F2, H2, Cl2। डायटोमिक का क्या मतलब है?
कि कुछ कुछ अपने एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायटोमिक फॉर्म में, यानी कि एक साथ वो दो की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अकेले नहीं मिलेंगे। कुल मिला के ये है कि भाई दो बढ़िया दोस्त हैं, आपस में हाथ पकड़ के चलते हैं। कौन कौन सी ऐसी दोस्त हैं? O2 है, N2 है, F2 है, H2 है, Cl2। ठीक है। दूसरा, all elements are considered monatomic in equation writing and are represented by their symbol। भाई देखो, तुमको 1 से लेके 30 तक एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो हर सिंबल का नाम नहीं लिखना है, उसमें उसका सिंबल यूज करना है, जो कि खासकर मोनोटॉमिक है। राइट। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि हम इन इक्वेशंस को और बढ़िया बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, काम का बना सकते हैं, नंबर लेने लायक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? Those equations can be more informative by three ways। कितने तरीके हैं? तीन। पहला तरीका, by indicating the physical state of the reactant and product। तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट लिखो। कैसे? जैसे कि देखो, एक तुमने लिखा है ये, ठीक है, इसमें देखो तुमने कुछ नहीं लिखा कि भाई जिंक अपना सॉलिड है, जिंक अपना लिक्विड है, क्या है। लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में देखो, सॉरी, नीचे वाली इक्वेशन में देखो सॉलिड लिखा हुआ है, H2SO4 है, एक्वस लिखा हुआ है, ZnSO4 है, एक्वस लिखा हुआ है, H2 है, गैस लिखा हुआ है। ठीक है, सब है। दूसरा, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेक प्लेस, यानी कि अपना इस रिएक्शन के अंदर हीट आई है या हीट गई है, ये भी तुम बता सकते हो। अगर इक्वेशन में तुमने बता दिया तो इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बंदे को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे। by indicating the conditions under which reactions takes place। conditions कैसे लिखी जाएंगी भैया? हो सकता है जैसे सपोज करो कोई एक इक्वेशन है जो P इज इक्वल टू 2 ATM पे लगती है, या फिर मान लो T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे लगती है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं रखूंगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस है ना, रिक्वायर्ड कंडीशंस, ये अगर तुम उस इक्वेशन में लिखोगे तो तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, क्या क्या कर सकते हैं? सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। तो हम ये चार चीजें यूज कर सकते हैं। इससे अपना क्या है कि फिजिकल स्टेट पता चल जाती है कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, the physical state of the reactant and product are shown by putting the above state symbols in the equation। बताया था, देखो ये ऊपर तुमने नहीं किया, नीचे तुमने सिंबल्स लगा दिए। ये वाली इक्वेशन की क्या बढ़िया हो गया, ये वाली इतनी खास नहीं है। रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम डालो, मतलब उसमें मसाला डालो ना यार। समझो, प्लेन इक्वेशन नहीं रखनी है, मसाला इक्वेशन रखनी है। ये क्या है? ये है तुम्हारी मसाला इक्वेशन। और ये वाली कौन सी है तुम्हारी? ये है तुम्हारी प्लेन इक्वेशन। तो वाला मीम देखा है ना? क्या कर रहे हो? बीए कर रहे हो। कौन सी बीए? प्लेन बीए। वही है, प्लेन इक्वेशन नहीं रखनी है, मसाला इक्वेशन रखनी है। ठीक है, टू इंडिकेट हीट चेंज इन एन इक्वेशन, मैंने बताया था कि दो तरीके की अपने पास इक्वेशंस होती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझो, वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और तो और ये जो हीट है ये बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। ये वर्ड याद रखना हमेशा, क्योंकि ये यूज होगा, इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है बाहर निकल रही है हीट। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है, C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। ठीक है, देखो, द बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आपको रिएक्शन से कैसे पता चलेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? अगर तुम्हारा ये जो हीट वाला पार्ट है, ये प्रोडक्ट साइड अगर लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखो, ये अपना रिएक्टेंट साइड, ये अपना प्रोडक्ट साइड, तो अपना हीट वाला प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का छोटा जुड़वा भाई क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका बिल्कुल उल्टा है। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट बाहर निकल रही थी, एंडोथर्मिक के अंदर हीट अंदर आएगी। लाइक द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देखा, हीट इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब हीट जो है, हीट जो है वो अंदर आ रही है। हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। राइट,
एग्जाम्पल, when nitrogen and oxygen are heated to a very high temperature, they combine to form nitrogen monoxide. ये देखो ये लिखा है, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, यानी कि इस हीट को करवाने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, राइट। दूसरी चीज, वहां पे ऊपर हम लोग इस हीट को कहाँ लिख रहे थे, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग हीट को किस साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड, राइट। अब समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब भैया डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, डीकम्पोजिशन सबसे पहली बात, सारी की सारी जो है एंडोथर्मिक होती है नेचर में। एंडोथर्मिक का मतलब इन सभी रिएक्शंस के अंदर हमको हीट देनी पड़ेगी, राइट, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस। हमें हीट देनी पड़ेगी, लाइट भी देनी पड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये देखो इक्वेशन लिख दी, सब लिख के लाया हूं भाई तुम लोगों के लिए। ये जो नोट्स बने हैं ना, बहुत प्यार से बहुत मेहनत से बने हैं, मुझे पता है कैसे बने हैं नोट्स। तो मतलब अगर वीडियो अब तक समझ में आ रही है इतना, अगर बढ़िया चल रहा है ना सब मामला, अगर तो मतलब वो कर देना, क्या कहते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना यार। देखो बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है, जिसको पसंद आएगा वो अपने आप कर देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शंस टेक प्लेस। देखो, अब अगर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, देन हीट साइन दैट इज डेल्टा। हीट का क्या साइन है मेरे भाई, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। जैसे कि ये समझो, ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी है, यहाँ पे इन्होंने लिखी है सारी की सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि ये 300 एटीएम पे होगी, 573 केल्विन पे होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो ZnO और CrO3 की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि रिएक्शन ऑफ KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यानी कि अगर मेरे को KClO3 को ब्रेक डाउन करना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, साथ में MnO2 भी देना पड़ेगा। इसी वजह से जो KClO3 है वो अपना KCl और 3O2 में टूट रहा है, ठीक है। अब तक समझ में आया इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, the conditions of the temperature and pressure at which reaction take place can also be indicated above or below the arrow in the chemical equation। अब कुछ लोगों को होगा कि भैया एक बात बताओ, ये जो तुमने ट्रायंगल बनाया है, पहली बार ट्रायंगल कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलना है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो भैया ये जो तुमने डेल्टा बनाया है, इस डेल्टा को अगर मैं नीचे बना दूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, कहीं भी बना दो, ऊपर बना दो, नीचे बना दो, ठीक है। मन करे वहां बनाओ, मजे लो, कुल मिला के बस बना जरूर देना, ठीक है। अब देखो, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। मीथेन जो है, मीथेन क्या करेगी, ऑक्सीजन में बर्न करेगी, क्या देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इक्वेशन देखो ये बनी, ये रही अपनी इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक तरह की अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। CH4 प्लस O2 के CO2 प्लस H2O प्लस A91 किलो जूल, यानी कि इसका मतलब ये है कि देखो कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो ही है हाइड्रोजन, इसी वजह से ये अनबैलेंस हो गई। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इक्वेशन को करो बैलेंस। देखो कार्बन एटम एक एक, सही है भैया, हाइड्रोजन एटम चार दो, गलत, ऑक्सीजन एटम दो तीन, गलत। इक्वेशन करेंगे बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, एक एक एलिमेंट उठाओ, बैलेंस करते चलो। मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा प्रॉपर, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, यो यो करके तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस होंगी, ठीक है। बिल्कुल पक्की बात है। देखो, अब देखो, CH4 प्लस 2H2, ये क्या लिखा हुआ है कि दिस केमिकल इक्वेशन कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी वाली, ये वाली। देख लेते हैं यार, हम क्यों माने। कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन टू इंटू टू चार है, उसके बाद देखो टू टू इंटू टू फोर, चार ऑक्सीजन है, ये देखो ऑक्सीजन चार है, और इस साइड देखो दो ऑक्सीजन इधर और टू इंटू वन, यानी दो ऑक्सीजन इधर, तो टोटल कितने हो गए, चार इक्वल टू चार, पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। बस यहाँ पे तुम्हारी खत्म हुई किस चीज की कहानी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है,
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, देखो, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। क्या मतलब है कि हमारे पास दो तरीके के रिएक्शंस होंगे, ये मिलके कोई एक बना रहा होगा प्रोडक्ट, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या है कि देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली एंड ड्रामेटिकली व्हेन इग्नाइटेड, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि देखो, 2 mg प्लस O2, ये देखो दो अलग अलग मोहल्ले के लोग थे, इन दोनों ने एक साथ एक घर खरीद लिया और उसी में रहने लग गए। अगला देखो, सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ये देखो, दो अलग अलग मोहल्ले के लोग थे, इन्होंने एक ही घर खरीदा और उसी में रहने लग गए। ठीक है, बस ऐसे याद रखना, सिंपल। अगला, हाइड्रोजन कार द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द वॉल ऑफ द हाउस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसी चीज का अपने घर में भी यूज होता है। तुमने देखा होगा घर में पुट्टी वगैरह ये सब चीजें होती है ना, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन से इन्वॉल्व है, यही वाली। होता क्या है कि देखो, CaOH का होल ट्वाइस, देखो रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, सारी की सारी इंपोर्टेंट रिएक्शन लिख रखी है पीडीएफ में। CaOH का होल ट्वाइस aqueous plus CO2 gas gives CaCO3 plus water. Okay, so see, this process give a white shiny appearance to the wall of a house. It is called white washing. ठीक है, मैंने बोला था ना अभी white washing होती है। The CaCO3 is actually formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. जब तुम्हारी व्हाइट वॉशिंग होगी ना वॉल की, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत तुम्हारी वॉल पे शाइनिंग आने लग जाएगी, नहीं। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद तुम्हारे जो पूरे वॉल है उस पर चमक आएगी। क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन बाद ही तुम्हारा CaCO3 का फॉर्मेशन हो पाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एकदम उल्टा है। वहां पे क्या हो रहा था कि तुम्हारे दो मोहल्ले के लोग आके एक ही घर में रह रहे थे, और यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगी, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होगी कलेश। कलेश क्यों भैया? भैया दो लोग एक ही जगह रह रहे थे, कुछ तो हुआ इनके बीच में, दोनों के दोनों अलग हो गए। ठीक है, यहां देखो, टू रिएक्शंस, those reactions in which compound splits into two or more simpler substances are known as decomposition reactions. Okay, it's just the opposite of chemical reaction, बता दिया। एग्जाम्पल समझो, CaCO3, इसको हमने कुछ तो हीट दिया। हीट मतलब इनके बीच में कुछ तो वाद विवाद हो गया भैया, कुछ तो मैटर खराब हुआ। CaCO3 के बीच में मैटर खराब हुआ, CaO अलग चला गया, CO2 अलग चला गया। इसका मतलब कि यहां पे क्या हो गया, CaCO3 का तलाक हो गया, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। इंपोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। अगर ये जो रिएक्शन टूट रही है ना, यानी कि ये जो अपना प्रोडक्ट है ये टूट रहा है, तो अगर ये हीट की मदद से हुआ तो इसका एक अलग से नाम दिया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। When potassium chloride is heated in the presence of magnesium dioxide catalyst is decomposes to give potassium chloride। ये देखो, KClO3 एक ही परिवार का आदमी है, हीट दिया, कैटलिस्ट दिया, KCl बना, 3O2 बना। ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन बनाने के भी काम आता है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, when ferrous sulfate is heated strongly it decomposes to form फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये देखो, FeSO4 के अंदर हमारे कितने सारे तलाक हो गए, Fe2O3 बना, SO2 बना, SO3 बना। ठीक है, तो बस यही याद रखना है। उसका उल्टा है ना, बिल्कुल सिंपल। उसमें दो लोग थे, आपस में एक घर लिया, मिल गए, एक ही घर की छत पे रह रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं। यहाँ पे एक ही घर में रह रहे थे, हालत कुछ तो बिगड़ी भैया, कलेश हो गई, आपस में अलग अलग हो गए, राइट। सिंपल, बस इतना याद रखना। When lead nitrate is strongly heated, it breaks down to form lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen। ये देखो,
यहाँ पे भी एक ही छत पे रह रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे थे। ये देखो, बीवी अलग, बच्चा अलग, बाप अलग। ठीक है, समझ रहे हो? पीबीओ बना, NO2 बना, O2 बना। अब देखो, कुछ और भयंकर सी चीज क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके ऊपर डिकम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन काफी देखने को मिले। ठीक है, मैं हो सकता है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें अपन लोग, जैसे अभी इस पूरी मतलब वन शॉट में अपन लोग क्या कवर कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी थ्योरी कवर कर रहे हैं। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर का मतलब यह है कि उस वाटर के अंदर हमने एसिड की कुछ ड्रॉपलेट्स डाली गई हैं। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं है। वाटर अपना वैसे न्यूट्रल होता है ना एसिड होता है ना बेस होता है। देखो, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। ये देखो, 2H2, इस पानी के अंदर हमने कुछ तो डाला, H2 बना और O2 बना। अब क्योंकि ये डिकम्पोजिशन, ये जो तलाक है असल में किसकी मदद से हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इसका एक अलग से नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट की मदद से किया गया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो, अब देखो, 2NaCl से बना Na+Cl2-, AgCl से बना Ag और Cl2, AgBr से बना Ag और Br। एक और चीज समझो, ये सारी की सारी, पहली चीज तो ये वाली जो रिएक्शन है ना AgBr वाली, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी, होती है कह सकते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं करता। देखते थे पहले, आते थे एक जो हम लोगों के मतलब बहुत पुराने समय में एक वाइट ब्लैक कलर की फिल्म आती थी, धूप में देखते थे तब उसमें फोटो दिखते थे। वही होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसी के लिए हम लोग AgBr का यूज करते थे। ठीक है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पॉइंट जुड़ गया ना इक्वेशन के साथ। ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये इसी के साथ अटैच्ड है ना? यही बताता है कि क्या चल रहा है पूरी रिएक्शन में। एक और चीज, अब जो तुम रिएक्शंस ये सब देख रहे हो, ये सारी की सारी रिएक्शंस का तलाक कौन करवा रहा है? लाइट करवा रही है। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन रिएक्शंस हैं, ये सब ब्रेक डाउन हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, अब देखो, आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यूजेस क्या है? द decomposition reaction carried out by electricity are used to extract several metals from their natural occurring compounds like bromide and oxide। भाई देखो, ब्रोमाइड और ऑक्साइड, जैसे कि AgBr ले लो। ठीक है, ऐसे ही ऑक्साइड ले लो, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मेरे को उसमें से काम की चीजें निकालनी है, जैसे AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर काम की चीज क्या है? सिल्वर। तो उसी चीज को यूज करने के लिए हम AgBr का तलाक करवाते हैं, ताकि अपना Ag अलग हो, Br अलग हो, और हम उस Ag को यूज कर पाए। ठीक है, क्योंकि Br अपने काम का नहीं है, और है भी तो उतना काम का नहीं है जितना सिल्वर है। और चांदी का भाव तुम लोग देख ही रहो कहाँ रॉकेट जा रहा है। ठीक है, तो when the fused metal chloride or metal oxide is decomposed by passing electricity, then metal is extracted at the cathode। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, पूछ सकता है कहीं भी कि कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है, याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना अपनी बॉडी के अंदर भी होता है। कैसे? देखो, द डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपने जो खाना हमने खाया है, उसी का पाचन, उसी का डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, राइस और पोटैटो, the starch present in them decomposes to give simpler sugars like glucose in the body, and the proteins decomposes to form amino acids। देखो, स्टार्च मिला, स्टार्च टूटा, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूटा, प्रोटीन बना, प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड्स बना। ठीक है, तो ये टूटने का प्रोसेस क्या है? असल में डिकम्पोजिशन ही है। इसका मतलब अपनी बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अगला बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बता दो जल्दी से। देखो, वो रिएक्शन जिसमें एक आदमी आएगा, दूसरे को लात मारेगा, उसकी जगह पे मस्त आराम से एकदम बिल्कुल चिल होके बैठ जाएगा। कैसे? द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ another एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि सिंपल, अगर मैं तुम्हें भाषा में अगर एक कहानी समझाऊं, मान लो एक कपल है। ठीक है, एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है। तुम मत मानो यार, तुम तो मतलब छोड़ो, मानो मत तुम। ठीक है, तुम समझो, मानो किसी की मतलब है, एक बंदा है, उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है।
अब जो जो बॉयफ्रेंड है ना यार, वो बहुत ज्यादा काम वाम नहीं करता है। लाइक समझो, कहानी से याद रखो कि वो जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा काम वाम नहीं करता है, कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम वाम कर लिया तो कर लिया। लेकिन एक बंदा है, वो है मान लो आईआईटीएन, ठीक है, उसका पैकेज भी लग गया, उसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया है मान लो। उसको भी वही एक लड़की पसंद आ गई है। तो वो जो आईआईटीएन लड़का है वो लड़की की लाइफ में आएगा, यानी कि कंपाउंड के पास आएगा। और जो वो जो लड़का है जो काम नहीं करता है, ठीक है, उस लड़के को लात मारेगा और भगा देगा, और उस लड़की के साथ, समझे। आगे बढ़ते हैं। Those reactions in which one element takes place of another element in a compound are known as displacement reaction. अब more reactive element, अब अपने केस में more reactive element कौन था? आईआईटी वाला बंदा। Displaces a less reactive element, less reactive कौन था? जो काम वाम नहीं करता था, जॉबलेस वाला बंदा, from its compound. Okay, so it is an example of, it is also called as single displacement reaction. भैया सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला? कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है क्या? होती है। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ। देखो, CuSO4 प्लस जिंक गिव्स Cu प्लस ZnSO4। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई थोड़ा। इस SO4 के साथ, SO4 मान लो लड़की है, इस SO4 के साथ अभी यहाँ पे कौन बैठा है? Cu। Cu कौन है? अपना काम काज ना करने वाला लड़का, लेकिन फिर भी दोनों अभी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आया जिंक। जिंक कौन है भैया? जिंक है भैया आईआईटी वाला बच्चा। अब ये जिंक आया, इसने इस सीयू को बोला बेटा चलो, और यहाँ पे ये जिंक इस SO4 के साथ अटैच हो गया और दोनों मस्त एकदम अपना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। कॉपर भाई साहब यहाँ अकेले में बैठे हुए हैं और गाना सुन रहे हैं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो भैया। CuSO4 एक्वस में है, यहाँ पे आयरन भाई साहब आए, यहाँ पे आयरन अपना है आईआईटी वाला बच्चा, इसने आया, Cu को लात मारा, Cu बाहर अकेले में बैठा है, और FeSO4 दोनों खुशहाल अपना जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो यार, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस की भी कोई कमी नहीं है, और पढ़ाने की इच्छा में भी कोई कमी नहीं है भैया। पूरा पढ़ाया जाएगा, साफ सीधी बात है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ले आओ कोई सा दुनिया भर का पेड बैच वेड बैच, दुनिया भर की चीजें यार सब बेचते बुकते रहते हैं। तो उनको अगर पेड बैच जितना और उससे ज्यादा कंटेंट अगर नहीं दे दिया ना, भैया यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा, ये बात याद रखना। अगर आ रहा हूं तो सिर्फ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये जो बिजनेस पूरा बन रखा है ना यार, इसको खत्म करना है। खत्म क्या करना है यार? देखो, हर कोई अपनी अपनी जगह है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है। लेकिन मेरे को एक चीज ये थोड़ी सी दिमाग में खटकती है कि यार पैसे तुम बच्चों से ले रहे हो यार, हर हर बच्चे को पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट? तो वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को मान लो बैच दिलवाते हैं। उस एक बैच को लेने के बाद भी उस बच्चे को भटकना क्यों पड़ रहा है यार? उस एक बैच को अगर उसने ले लिया तो फिर उसका काम वहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसकी फिजिक्स तुम संभालो, केमिस्ट्री तुम संभालो, बायोलॉजी तुम संभालो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देखो। वो क्यों अपने मन से वो करेगा भाई? उसको करवाओ ना बैठ के क्लास में। ये है, उसको प्रीवियस ईयर करवाओ, उसको सैंपल पेपर करवाओ, उसको वाइवा की प्रैक्टिस करवाओ, उसको एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस करवाओ। समझ रहे हो? तो ये है, बस मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ पाती है कि कहाँ कमी रह रही है यार। हम लोगों में कमी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब देखो, देखते हैं यार कि क्या मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जांपल नहीं किया था ना, CuCl2 वाला। देखो, CuCl2 है यहाँ पे बैठा है, जिंक भाई साहब फिर आए। अब जिंक भैया ऊपर भी बॉन्ड थे, नीचे भी बॉन्ड थे, मतलब बॉन्ड मतलब स्मार्ट आदमी। जिंक भैया यहाँ आए थे, कॉपर को विदा किया था, जिंक भैया फिर यहाँ आए, फिर से कॉपर को विदा कर दिया। ऊपर जिंक भैया SO4 के साथ बने, इस बार कॉपर भैया Cl2 के ऊपर। मान लो भैया दिल्ली की महिला मित्र थी, Cl2 नीचे वाली क्या है? मुंबई की महिला मित्र है, बस। लेकिन मजे कौन ले रहा है? असली असली मजे ले रहे हैं अपने जिंक भैया, और कॉपर भैया के हो गई है ऐसी की तैसी। आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 देखो, एल्यूमिनियम भैया है, एल्यूमिनियम भैया ने कहा Fe भैया, तो एल्यूमिनियम भैया जो है इसके साथ आ गए, और Fe भैया चुपचाप जो है बैठ गए आराम से भैया, कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। All the above examples of displacement reactions are actually single displacement reaction. Single displacement क्यों बोला हूं? एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही चीज का हो रहा है ना भाई। जिंक गया, Cu निकला, जिंक गया, Cu निकला, Fe गया, Cu निकला, एल्यूमिनियम गया, Fe निकला।
एक आदमी, एक ही आदमी का हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज इन ऑल दीज रिएक्शंस ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है। another टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुमको दिख भी रही होंगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज ये है कि भाई तुम लोग मेरे ये प्रॉमिस करो कि तुम इस टेबल को याद कर लोगे। ठीक है। कैसे याद करोगे? के नाका मगलजन फीफा भाग्यू हगगो। ये क्या बोल दिया भैया? क्या कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? भाई देखो ऐसी याद है, के नाका मग अल जन फी पब हा क्यू हग अग ओ पट। ठीक है। तो यही ऐसे याद करनी है, बस दो चार बार बोलोगे याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या बताती है कि भाई जो चीज, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे देखो, कॉपर और जिंक। जरा कॉपर और जिंक की पोजीशन देखो। कॉपर कहाँ है? कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर। जिंक कहाँ है? जिंक कहाँ है? ये रहा। अब कॉपर और जिंक में जब जिंक आया तो कॉपर को भगा दिया ना। इसका मतलब देखो, जिंक और कॉपर के अंदर कॉपर ऊपर बैठा हुआ है, कॉपर की पोजीशन बढ़िया है। इसका मतलब जब भी जिंक आएगा कॉपर को हटा देगा। क्या मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर कोई एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो आएंगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा देंगे। ठीक है। यानी कि अगर मैं मान लो सेकंड एग्जांपल की बात करूं, देखो Fe और एल्यूमिनियम देख लेते हैं एक बार कहाँ है। देखो Fe ये रहा और एल्यूमिनियम ये रहा। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, इसका मतलब जब भी एल्यूमिनियम आएगा तो Fe को भगा देगा। एग्जाम्पल में देख लो, जब भी एल्यूमिनियम आएगा Fe को भगा देगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है कि दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, याद रखना, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन इस रिएक्शन में क्या होता है ना यार, इस रिएक्शंस में अपने आयंस का इंटरचेंज होता है। एक का आयन दूसरे वाले के पास, दूसरे का आयन इस वाले के पास। इसी वजह से इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल देखो, AgNO3 प्लस जिंक गिव्स AgCl प्लस NaNO3। क्या हुआ भाई? ये जो जिंक है, ठीक है, ये जिंक ने क्या किया, AgNO3 आया, Cl के साथ मिल गया। और ये जो NaNO3 है, ये सॉरी जो NO3 है वो Na के साथ आ गया। समझे? इसका मतलब आयंस का इंटरचेंज अपना हुआ है बीच में। ऐसा पहले की तरह नहीं हुआ कि एक आदमी आया दूसरे को लात मार के भगा दिया उसकी जगह पे बैठ के, नहीं। आयंस का इंटरचेंज है। Here, silver chloride is formed as an insoluble white solid called as white precipitate. व्हाइट क्यों लिखवाया है? क्योंकि समझो क्वेश्चन के बीच में वो ऐसे नहीं देगा कि भैया तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड बन गया यानी कि AgCl बन गया, नहीं। वो बोलेगा कि एक प्रेसिपिटेट बना है जिसका कलर व्हाइट है। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, इसका मतलब कि बहुत हाई चांस है कि उसका उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा AgCl। ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पे आ जाते हैं फटाफट से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं भैया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें एक इनसॉल्यूबल सॉलिड जिसका नाम प्रेसिपिटेट हमने रखा है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है। और सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हेयर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट किसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, इज फॉर्म्ड अलोंग द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट लिया, क्या बना? बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये नीचे बैठ जाएगा एज अ व्हाइट पीपीटी। कलर याद रखना फिर से, बेरियम सल्फेट का कलर व्हाइट, AgCl का कलर व्हाइट। ठीक है। देखो, बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के साथ मिला, बेरियम सल्फेट बना और CuCl2 बना। तो बेरियम सल्फेट का फिर से कलर क्या है? व्हाइट। अब देखो अगला, लेड नाइट्रेट बना, लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिक्स हुआ, PbI, यानी कि लेड आयोडाइड बनाया और पोटेशियम नाइट्रेट बनाया, तो पीपीटी क्या बना अपना? PbI। और PbI का कलर क्या है भैया? येलो, याद रखना। फिर देखो, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके साथ NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना? व्हाइट पीपीटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। ठीक है। ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का उद्घाटन हो रहा है भैया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं रिडक्शन, या फिर दूसरा एग्जांपल मतलब दूसरी डेफिनेशन, या तो ऑक्सीजन भैया जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। O प्लस H माइनस गिव्स ऑक्सीडेशन, यानी कि O प्लस ऑक्सीजन जुड़ जाए, H माइनस यानी H माइनस हो जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के केस में देखो, रिडक्शन मतलब H प्लस O माइनस, उल्टे है ना एक दूसरे के, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उल्टे हैं। भाई देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H प्लस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O माइनस, तो H प्लस O माइनस गिव्स रिडक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। हाँ भैया पता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स टुगेदर। एक और बात, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके ठीक साथ रिडक्शन भी हो रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन। तो वो आदमी जो ऑक्सीजन देता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। वो आदमी जो हाइड्रोजन को हटाता है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का काम क्या था? O प्लस H माइनस। तो कोई भी आदमी जो O प्लस करे यानी ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन ले ले, वो अपना क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन एजेंट। दूसरा इसी का उल्टा क्या है? या तो कोई आदमी हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन ले ले, वो अपना क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस HCl। ये देखो यहाँ पे अपना इस Cl2 के अंदर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद करो, H प्लस O माइनस, H प्लस O माइनस इज रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन अपना हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इस वाले केस में H2S के केस में और S के केस में देखो, हाइड्रोजन अपना निकल गया। अब देखो O प्लस H माइनस ऑक्सीडेशन, तो अपना यहाँ पे H2S का क्या हुआ है? अपना ऑक्सीडेशन। यहाँ मैंने लिखा भी है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2S, सब्सटेंस रिड्यूस्ड Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भैया? Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, इसका होता क्या है? सबसे पहली चीज है भैया, ऑक्सीडेशन का बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है मेटल्स पे और तो और तुम्हारे खाने पे भी, है ना। कैसे? दो कॉमन ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं जो कि अपने सिलेबस में है, एक है कोरोजन ऑफ मेटल्स, एक है अपना रेसिडिटी। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है? जंग लग जाना। तुमने देखा होगा गाड़ी के ऊपर अगर जंग लग गई तो वो पार्ट वीक हो जाता है, वो पार्ट बेकार हो जाता है, वो पार्ट गंदा दिखता है, वो पार्ट बिल्कुल एकदम बेकार टाइप हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स, वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। नीचे डिस्कस करते हैं क्या है। द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इन कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड इज कॉज्ड नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एक और चीज बता दूं, ये जो कोरोजन और रेंसिडिटी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आया उसने हवा मारी और सामान खराब हो गया, वरना ऐसे तो हर आदमी एक दूसरे का सामान खराब करता रहेगा। अच्छा, नई लोहे की कुर्सी लाए हो, अभी रुको फूक मार देता हूँ, लो अब जंग लग जाएगी, अब ये खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो अपनी ऑक्सीजन है जो हवा में प्रेजेंट है, उसी ऑक्सीजन से ही अपना ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा? रेंसिडिटी होगी, कोरोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ में होंगे, उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लास 11 में कंप्लीट चैप्टर है अलग। कोरोजन की बात कर लेते हैं भाई। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस, ठीक है। It is caused mainly by the oxidation of metals by oxygen of air. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Corrosion mainly यार iron का ही होता है, ठीक है, iron का. When an iron object is left in damp air for considerable time, it gets covered with a red brown flasky substance. याद रखने की क्या चीज है? रेड ब्राउन फ्लास्की, ठीक है। यार गले में पता नहीं क्या कुछ खाली मतलब इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, तो खराश सी हो रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना यार। तो रेड ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन के अंदर बोल देगा कि भाई देखो, एक कंपाउंड है एक्स
कुछ बन रहा है एक्स, और उसी एक्स का कलर है रेड ब्राउन फ्लेस्की, तो तुमको तुरंत याद आ जाना चाहिए यार, उत्कर्ष भैया ने कुछ तो चीज बताई थी कि रेड ब्राउन फ्लास्की मतलब क्या होता है। रेड ब्राउन फ्लास्की मतलब अपना क्या हो रहा है उधर पे, अपना ये हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water from hydrated iron to oxide is called rust. ऑक्सीजन देखो रिएक्शन लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शंस को याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स इन द रस्ट वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड। दूसरी चीज, ये तुमने देखा होगा यहाँ पे XH2O लिखा है, बोलो भैया XH2O क्या होता है, बोलो या तो 2H2O, 3H2O, 4H2O, भैया वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड नहीं रहते, कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, 50 हो, 4 हो, 5 हो, तो इसी वजह से यहाँ पे एक्स यूज किया गया है, ठीक है। एक्स से तुम्हें कुछ याद आ गया क्या? अच्छा ठीक, चलो पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल which occurs in the nature on its own, ठीक है। Rusting of iron is a continuous process which if not prevented in time eats up the whole iron ore। अब जब अगर तुमने इसको सही से ट्रीट नहीं किया, बेटा पूरा मेटल ही खराब कर देगी, पूरा सामान खराब हो जाएगा अगर सही से ट्रीट नहीं किया तो। कोरोजन वीकन्स द आयरन, मैंने बोला था कोरोजन अगर कहीं पे अगर हुआ है इसका मतलब कि वो जगह वीक हो जाएगी। एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स आर एंड क्यूड शॉर्ट देयर लाइफ। इसका मतलब कि इसी रस्टिंग की वजह से ये जो सामान है इन सब की लाइफ कम हो जाती है। अगर मान लो रस्टिंग नहीं हुई होती तो चलते 10 साल, रस्टिंग होगी तो चलेंगे 5 साल 6 साल। अब भैया तुम इतनी देर से यार आप ये बोल रहे हो कि अगर नहीं बचाया तो, अगर नहीं बचाया तो, ठीक नहीं किया तो यार ये बताओ इसको ठीक करेंगे कैसे। इसको सही करने के तरीके देखो। पेंटिंग, सामान के ऊपर पेंट कर दो, पेंट करोगे तो जो ऑक्सीजन है वो लोहे से टकराएगी या पेंट से टकराएगी, पेंट से टकराएगी। और अगर मान लो वो पेंट को खराब कर रही है तो अपना नुकसान तो बचाना यार, सामान बच गया, पेंट खराब हो गया, फिर दोबारा पेंट कर देंगे, ठीक है। अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल सेम। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना। अब क्यों करना है ऐसा, उसका रीजन देखो यहाँ पे है। आयरन और जिंक के में ये देखो कि कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है ना, जिंक इज ऊपर है आयरन से। तो अगर रिएक्शन होगी तो पहले जिंक रिएक्ट करेगा या आयरन, जिंक। इसका मतलब कि जिंक रिएक्ट करेगा और खुद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और आयरन को बचा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, याद रखना, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिन पेंटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग, एलॉइंग, उसके बाद कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल, ये लेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की, क्योंकि हमने दो ही चीजें डिस्कस करी थी, एक करो तो एक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। भाई तुम्हारे जो खाने के अंदर फैट होता है, ऑयल होता है, ये सब चीजें होती है ना। when food material prepared in fats and oil are kept for long time, तुमने इनको छोड़ दिया अगर ज्यादा टाइम के लिए, then they start giving unpleasant smell and taste, this is called rancidity। तुम कोई तेल चिकनाई की चीज हो जिसमें ऑयल हो, फैट हो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बहुत अगर तुम छोड़ दोगे उसमें एक अलग सा टेस्ट आएगा, अलग सी स्मेल आएगी, वो होता क्या है, वो होता है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधता इन हिंदी, विकृत गंधता, नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब बहुत खराब गंध आ रही है, बहुत बेकार स्मेल आ रही है, ठीक है। ये है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम भैया रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि जिस खाने के अंदर फैट और ऑयल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन को बचाएगी, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी। पैकेजिंग फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज नाइट्रोजन फ्लश पैकेट। तुमने देखा होगा ये जो तुम चिप्स लेज ये सब लपेटते हो ना, इसके अंदर हवा जो भरी रहती है वो क्या होती है, वो असल में नाइट्रोजन होती है। क्यों डाली जाती है, इसलिए डाली जाती है ताकि तुम्हारा जो चिप्स और जो बाकी सारी चीजें हैं जो तेल में फ्राई हुई हैं वो कहीं रेंसिडिटी की चपट में ना आ जाए, ठीक है। रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड्स इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दोगे तो भी बहुत फायदा है क्योंकि रेंसिडिटी होगी नहीं, ठीक है। रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड्स आइटम्स अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखो।
फिर स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर सो दैट देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू लाइट। तो हमने देखा होगा मम्मी ये लोग हमेशा डांटती हैं नमकीन खाने के बाद बढ़िया कंटेनर बंद कर देना, क्यों? क्योंकि अगर वो कंटेनर खुला रह गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो सामान खराब हो जाएगा, किसकी वजह से? रेंसिडिटी की वजह से, और फिर मम्मी से पड़ेगी मार। ठीक है। एक और चीज कि द एंटीऑक्सीडेंट विच आर एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, जो हमने ऊपर बोला था ना एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से डाल दें? बीएचए, बीएचए मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, फिर बीएचटी यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इनके नाम एक बार देख लेना, अगर लिख दोगे तो भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एग्जामिनर का लिखते ही, ये बात याद रखना। when the food packed food is surrounded by unreactive gas nitrogen, there is no oxygen to cause its oxygen and to make rancid। मैंने बता दिया नाइट्रोजन इसलिए डाले जाता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाए, रेसिडिटी बच जाएगी। द रेफ्रिजरेटर, क्यों? रेफ्रिजरेटर हैज लो टेम्परेचर, मैंने बोला था ना फ्रिज में रख दो, तो रेफ्रिजरेटर का बहुत कम टेम्परेचर है उसके अंदर। सो व्हेन द फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन इट इज स्लोड डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज रिटार्डेड। समझ में आई बात क्या? दूसरी चीज कि इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, बट इट कैन बी बोथ एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में अपना एंडोथर्मिक भी हो रहा है एक्सोथर्मिक भी हो रहा है। ठीक है। अब इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप कि तुमको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, है ना? सबसे बड़ी चीज यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा कंटेंट डालूंगा, मोटिवेशन मिलेगी। टेलीग्राम पे तो खास कर दो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ये भी क्लिकेबल लिंक है वैसे बता दूं तो। ठीक है। क्लिकेबल लिंक है, जो जैसे वो डायग्राम ब्रह्मास्त्र में था ये भी है। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं यार, डायग्राम ब्रह्मास्त्र पे मेरे को जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा अजीब दिखा। क्यों? यार डायग्राम ब्रह्मास्त्र पे व्यूज आ रहे हैं, तुमको डायग्राम ब्रह्मास्त्र चाहिए, तुम लोग टेलीग्राम पे भी जा रहे हो। टेलीग्राम पे जाके मैंने देखा है कि 1.6 1.7 के वो डाउनलोड हुई है डायग्राम ब्रह्मास्त्र। सोचो 1,500 बच्चों ने डाउनलोड करी डायग्राम ब्रह्मास्त्र, लेकिन तुम लोग यार फॉलो नहीं करते यार। टेलीग्राम पे वहीं नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको कर दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या यार? आगे चीजें डालूंगा ही। इसलिए मैंने अब एक चीज डिसाइड करी है यार, ये वाली जो पीडीएफ है तुमने देख ही ली कि कैसी है कैसी नहीं, बढ़िया बनी है मस्त बनी है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट चाहिए। कितने? टारगेट दे रहा हूं, ठीक है? मेरा टारगेट था तुमको पढ़ाना, अब एक टारगेट दिया है तुमको, मेरे को कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट्स चाहिए। ठीक है। 100 कमेंट्स, जैसे ही 100 कमेंट होंगे टेलीग्राम के ऊपर पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। प्रिंटेबल पीडीएफ है, प्रिंट कराओ, चैप्टर पढ़ो और मिड सेम का अपना एग्जाम यानी कि जो हाफ ईयरली का एग्जाम है उनको फोड़ दो। तो चलो ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।